हेलो मित्रों, आप सबका अपने चैनल पर स्वागत करते हैं। और आज बात करेंगे +2 के स्टूडेंट्स के लिए सूचना जो जारी हुआ है उसके बारे में। आप सब बहुत दिनों से वेट कर रहे थे कि +2 में एडमिशन कब होगा और कब एग्ज़ाम फॉर्म भराया जाएगा, कब सेंटअप टेस्ट होगा। तो पहले सेंटअप टेस्ट का ही खबर समाचार पत्रों में फैल गया कि 11 तारीख से टेस्ट होगा, सेंटअप टेस्ट होगा। तो सवाल जाहिर है सभी लोगों ने किया कि भाई हमारा तो एडमिशन भी नहीं हुआ है, एग्ज़ाम फॉर्म भी नहीं भराया है, तो फिर हमारा सेंटअप टेस्ट कैसे होगा ये। तो इसका जवाब हम नहीं दे पा रहे थे, लेकिन अब वो जवाब भी इसका आ गया है कि पहले एग्ज़ाम फॉर्म भराया जाएगा तभी सेंटअप टेस्ट होगा और ये पहले ही कर लिया जाएगा। तो आपको बता दूं कि एग्ज़ाम फॉर्म भरने के साथ साथ ही एडमिशन का कार्य भी पूरा होगा। एडमिशन और एग्ज़ाम फॉर्म भरने का काम एक साथ ही पूरा होगा, आपका एक साथ ही फ़ी जमा होगा। तो ये कैसे करेंगे, इसके बारे में विस्तार से आपको डिटेल्स यहाँ बता रहे हैं। और विस्तार से आपको ना समझना हो तो आप साइबर कैफ़े जा कर के काम करा भी सकते हैं। एक ही साथ आपका जो फॉर्मेट मिलेगा, फॉर्म लेंगे और फॉर्म भर करके उसके साथ जमा करेंगे पेमेंट लिंक लेकर के, तो एक ही साथ आपका एडमिशन फ़ी और एग्ज़ामिनेशन फ़ी दोनों जमा हो जाएगा। तो चलिए, आपको समझना है तो विस्तार से हमारे साथ स्टेप वाइज क्या क्या करना है। फॉर्म जो लेंगे तो फॉर्म एग्ज़ाम फॉर्म कैसे भरेंगे, किस सीरियल में क्या क्या भरना है, ये सारे डिटेल्स आपको अभी हम बताने वाले हैं। आपको सावधानी से, शांतिपूर्वक, धैर्यपूर्वक सुनना है, समझना है, फिर फॉर्म भरना है। ये ज़्यादा अच्छा रहेगा गलती करने से पहले। धन्यवाद। आगे बढ़िए हमारे साथ। भी कॉलेज का कोई भी नोटिस देखने के लिए आप गूगल पहले खोलते हैं, उसके बाद आप डेस्कटॉप साइट पर चल जाएंगे। डेस्कटॉप साइट देखिए अभी यहाँ टिक हो गया। इसको जब क्लिक करेंगे तब सर्च करेंगे तो आपको आएगा सामने एमवी कॉलेज का। आपको जो भी एमवी कॉलेज या पूरा लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, तो जितना भी लिखेंगे उतना ही काफ़ी होता है। तो मान लीजिए एमवी कॉलेज तक ही लिखते हैं। तो इसको सर्च करेंगे, एमवी कॉलेज बक्सर का आपको ये नोटिस दिख जाएगा। तो इसमें एमवी कॉलेज पर चल जाना है। जैसे जाएंगे एमवी कॉलेज पर तो आपको ये पूरा पेज दिखेगा। इसमें आपको कहाँ जाना है, तो स्टूडेंट जोन में जाना है या डायरेक्ट नोटिस में भी जा सकते हैं। देखिए यहाँ स्टूडेंट जोन है, स्टूडेंट जोन में क्लिक करेंगे तो भी नोटिस पर जा सकते हैं और डायरेक्ट नोटिस पर भी जा सकते हैं। तो जैसे हम स्टूडेंट जोन से ही जाके देखते हैं। तो स्टूडेंट जोन में जाएंगे तो इसमें भी आपको देखिए जो ताज़ा नोटिस रहेगा वो यहाँ पर लिखा रहेगा। तो ताज़ा नोटिस आप यहाँ से देख सकते हैं, लेकिन इसके पहले आप खाली नोटिस पर भी जाएंगे तो अभी देखिए 4 जो आपको रेड में दिख रहा है, रेड में दिखने का मतलब है कि इसका अभी काम है, इसका उपयोग है। तो इसको क्लिक करेंगे, नोटिस पर भी क्लिक करेंगे तो वही चीज़ खुलेगा। अभी हम जैसे नोटिस पर क्लिक करते हैं तो अभी ये तो सामने नोटिस ही है, इसलिए यहीं पर रह रहा है। तो अब जो विद्यार्थी साइंस का है वो आईसी एग्ज़ाम फॉर्म 21-23 को क्लिक करेंगे। जो आर्ट्स के विद्यार्थी हैं वो आईए वाला एग्ज़ाम फॉर्म 21-23 को क्लिक करेंगे। और इसके पहले आप रजिस्ट्रेशन कार्ड अपना ले चुके होंगे, अगर नहीं लिए हैं तो यहाँ से वो भी लोड कर सकते हैं, आईसी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और आईए रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट 21-23। तो जो भी जिसमें भी आप एलिजिबल हैं वो आप क्लिक करके खोल सकते हैं। मान लीजिए हम साइंस के विद्यार्थी हैं तो हमारा रजिस्ट्रेशन कार्ड कैसे निकलेगा, तो इस पर क्लिक करेंगे तो ये लोड हो जाएगा और इसको हम इस तरह से खोलेंगे। तो यहाँ पर आपको एक ही फाइल में सभी विद्यार्थियों का मिलेगा, लेकिन यहाँ पे हम अपना वाला पेज प्रिंट करेंगे। इसमें फाइंड करके आप सर्च भी कर सकते हैं। और इसमें सर्च करके करना क्या है कि आपको जो रजिस्ट्रेशन नंबर मिला है उसका उपयोग होगा एग्ज़ाम फॉर्म भरने में। इसमें देखिए यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर इस बार नाम बदला है, इसको यूनिक आईडी कह रहा है, BSEB यूनिक आईडी। यूनिक आईडी देखिए कितने अंक का है, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, 2, 12, 1, 13 अंक का। ये जो डीप है ये यूनिक आईडी है। इस बार नए ढंग से आईडी जनरेट किया गया है और ये यूनिक आईडी आपके लिए स्पेशल है।
तो अपना अपना जब एग्ज़ाम फॉर्म भरेंगे तो उसमें ये डालेंगे। जैसे ना कि कोई भी ये है आपका एग्ज़ाम फॉर्म, तो उसको भरेंगे तो डिटेल्स भरना पड़ता है, उसको भी हम अभी खोल करके दिखाते हैं। लेकिन उसमें रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपके पास अगर नहीं है तो ये अपना प्रिंट करा करके इसको लेमिनेशन करा के रख लीजिए, इसका भी बार बार काम पड़ेगा। और ऐसे मार्कशीट और सर्टिफिकेट का काम पड़ता है, लेकिन ये भी रहना चाहिए। तो अभी देख लिए इसको। अब जो है हम लोग जा कर के देखते हैं फॉर्म पर जा कर के, तो एग्ज़ाम फॉर्म का क्या कहानी है। जैसे कि साइंस पर क्लिक करेंगे तो साइंस वाला खुलेगा, आर्ट्स पर क्लिक करेंगे तो आर्ट्स पर वाला खुलेगा। तो खोल के दिखाते हैं। तो देखिए ये सामने फॉर्म खुल गया। एग्ज़ाम फॉर्म जो भरना है ये 2 पेज का है। 2 पेज आप अलग अलग पेज में भी प्रिंट कर सकते हैं, एक ही पेज में आगे और पीछे प्रिंट कर सकते हैं। तो इसमें भरना क्या है इसको डिटेल से थोड़ा सा देख लेते हैं और इसको समझते हैं। तो देखिए शुरू में लिखा हुआ है एग्जामिनेशन फॉर्म है, ये बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड पटना के द्वारा ऑनलाइन एग्जामिनेशन एप्लीकेशन फॉर्म है। इंटरमीडिएट एनुअल एग्जामिनेशन जो 2023 का देना है। कोई भी जब हम फॉर्म भरते हैं तो उसका इंस्ट्रक्शन क्या है, कैसे भरना है, इसके लिए नोट्स दिए रहते हैं, उसको समझना ज़रूरी है। जैसे इसी में एक लाइन ऊपर लिखा हुआ है कि परीक्षा आवेदन केवल अंग्रेजी के बड़े अक्षरों यानी ब्लॉक लेटर यानी कैपिटल लेटर में लिखना है, में भरें और प्रत्येक शब्द के बीच एक बॉक्स खाली रखें और 2 नाम के बीच में 2 शब्द के बीच में एक जगह एक घर खाली छोड़ देना है। जैसे कि आपका नाम राम प्रकाश है तो RAM राम, एक घर खाली, फिर PRAKASH इस तरह से लिखेंगे। तो जो भी नाम है वो ऐसे ही कहीं भी फॉर्म भरना होता है तो 2 शब्द के बीच में एक घर खाली छोड़ते हैं ताकि ये अलग है ये पता चले। परीक्षा आवेदन पत्र के सभी विवरण सूचीकरण प्रमाण पत्र यानी रजिस्ट्रेशन स्लिप के अनुसार भरें। अब हर एक विद्यार्थी को अपना जो रजिस्ट्रेशन कार्ड मिला है, अभी जो हमने खोल के दिखाया, उसमें उस विद्यार्थी का डिटेल्स दिया हुआ है, वही डिटेल्स यहाँ भरना है, तभी आपका मैच होगा। और ऐसा भी हो सकता है, पहले होता था कि रजिस्ट्रेशन कार्ड में गलतियाँ हो, तो इसको सुधार करने के लिए पहले ही डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड दिया गया था और सब ने अपना अपना सुधार करा लिया। तो अब कोई भी गलती उसमें होने का चांस नहीं है और इसलिए सही सही यहाँ पे भरेंगे। तो पहला कॉलम देखिए सीरियल नंबर दिया हुआ है और सब कुछ सीरियल के चलेंगे। पहले यहाँ पर फैकल्टी साइंस लिखा हुआ है, तो आप अपने से करते हैं प्रिंट तो ठीक है, कर ही लेंगे। कभी कभी यहाँ पर साइबर कैफ़े में जाते हैं तो साइंस वाले आर्ट्स का खरीद लेंगे, आर्ट्स वाले साइंस का खरीद लेते हैं, कभी कोई ऐसा भी होता है। तो अपना साइंस वाला ख़रीदना है साइंस वाले, और आर्ट्स वाले का भी इसी तरह से होता है, लेकिन उसमें आर्ट्स लिखा रहेगा तो वही फॉर्म आपको लेना है। और ये अलग इसलिए है क्योंकि सब्जेक्ट तो अलग अलग होता है दोनों में, इसीलिए अलग अलग फॉर्मेट है। दोनों फॉर्म पर हम चल कर के दिखाएंगे, लगभग सब कुछ सेम है, अंतर कहाँ है इसको भी समझ लीजिएगा। तो सबसे पहले देखिए बगल में कलर फोटोग्राफ है, तो एक रंगीन फोटोग्राफ वहाँ पर चिपका देंगे, पिन अप नहीं करेंगे, गोंद से चिपकाएंगे। और ये साइज़ को आप भूल जाइए, कोई मतलब नहीं है, बॉक्स में हो जाना चाहिए। और बॉक्स के नीचे एक खाली घर है, उसमें सिग्नेचर करिएगा। सिग्नेचर ऐसा होना चाहिए कि घर से बाहर नहीं हो। किसी किसी का नाम लंबा होता है तो नाम बाहर भी कर देते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि यहाँ जो आप लिखेंगे यही स्कैन होकर के आपके एडमिट कार्ड में छपेगा, तो वो सही होना चाहिए। और लिखा भी है फुल सिग्नेचर, कोई शॉर्ट नाम मार देते हैं SK कुमार, ऐसे नहीं लिखना है, पूरा नाम लिखना है। जो भी नाम है वो पूरा नाम लिखना है। और कोई नाम भी लिखते हैं, सिग्नेचर करते हैं तो कैपिटल में करते हैं, ये भी नहीं करना चाहिए। कैपिटल में सिग्नेचर नहीं होता है, होता है तो स्मॉल में, या हिंदी में कर रहे हैं तो फिर स्मॉल और कैपिटल की कोई बात ही नहीं। अब चलते हैं 1 नंबर जो सीरियल है उस पर। 1 नंबर कह रहा है +2 स्कूल या कॉलेज कोड। आप जिस भी स्कूल या कॉलेज में पढ़ते हैं +2 स्कूल में,
तो हर एक विद्यालय का अपना एक कोड होता है, तो वो कोड यहाँ पे लिखना है। ये 5 अंक का होता है। जैसे कि एमबी कॉलेज का विद्यार्थी हैं तो 14001 होगा, यानी 14001, 14001। तो अलग अलग स्कूल का, अलग अलग कॉलेज का, इंटरमीडिएट का अपना कोड है, तो वो डालना है। नेम ऑफ द +2 स्कूल या कॉलेज, इंग्लिश में उस कॉलेज का नाम भी लिखना है। 3 नंबर जो बोल्ड है और इस बार ये नया किया है, वो पूछ रहा है BSAB यूनिक आईडी। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कार्ड भी पूछा जाता था, तो आईडी यहाँ पर डाल देना है, रजिस्ट्रेशन नंबर भी डाल देना है। इसमें देखिए ये जो ऊपर में BSAB यूनिक आईडी लिखा है, ये वहाँ आईडी में लिखना है, और नीचे सूचीकरण संख्या लिखा हुआ है, यही रजिस्ट्रेशन नंबर है। इसको देखिए, बढ़िया से देख लीजिए, इसको क्या क्या लिखा है, आर करके लिखा है, आर डैश, तो वहाँ डैश दिया हुआ है, शुरू में आर लिख देंगे। 14001 यानी 14001 ये कॉलेज का कोड है, वो शुरू में रहता है। फिर 0414 ये जो भी उसका अपना सीरियल नंबर रहेगा, उसके हिसाब से यहाँ पर संख्या मिलेगा। हर विद्यार्थी का ये अलग होगा। अब फिर डैश 21 है, यानी कि 21 में उसका एडमिशन हुआ है, 21-23 के विद्यार्थी हैं। अगर कोई फेल विद्यार्थी होगा तो उसका 21 नहीं होगा, उसका 20 होगा, यानी कि 2020 में एडमिशन लिया है। यहाँ से पता चल जाता है कि रजिस्ट्रेशन उसका कब हुआ था, और वो पास या रेगुलर या फेल विद्यार्थी क्या है, यहाँ से समझ में आ जाता है। तो एग्ज़ाम फॉर्म भरने में ये भी जरूरी है। तो हमने देखा कि रजिस्ट्रेशन नंबर में यहाँ पर जो घर छोड़ा हुआ है उसमें आर लिख देंगे, फिर उसका संख्या लिख देंगे, और लास्ट में डैश करके 2 अंक जो दिया है वो ईयर है, वो ईयर डाल देंगे। अभी जो रेगुलर है वो 21 लिखेगा, और जो फेल वाले हैं वो 20 लिखेंगे, 2 बार फेल हुए हैं तो 19 लिखेंगे। यानी आपका पंजीयन पत्र में वो संख्या जो लिखा है वही लिखना है। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं 5 नंबर में। स्टूडेंट को अपना नाम लिखना है इंग्लिश में, फादर्स का नाम क्या है, उसका स्पेलिंग इंग्लिश में लिखना है कैपिटल से। उसके बाद जेंडर मतलब आप पुरुष है कि महिला, मेल फीमेल या ट्रांसजेंडर है, तो जो भी है उसमें सिर्फ क्लिक कर देना है, लिखा हुआ तो है ही। उसके बाद अपनी कैटेगरी क्या है, किस कैटेगरी में आप आते हैं, यानी कि जातिगत कैटेगरी होता है ना, तो उसमें आप जनरल में हैं कि ABC हैं कि BC हैं कि SC हैं कि ST हैं, उसमें क्लिक करना है। जो भी अपने अपने जाति आप जानते ही हैं कैटेगरी क्या है। 9 नंबर में डिफरेंशियली एबल्ड है, यानी कि जो दिव्यांग है, जिसको पहले विकलांग कहते थे। अगर कोई शारीरिक क्षमता में कमी है तो यहाँ पर यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे, और यस अगर करेंगे तो क्या दिक्कत है वो भी लिखेंगे। और उसी तरह से 10 नंबर में विजुअली इम्पेयर्ड, तो इसमें आँख से जिसको नहीं दिखाई पड़ता है वो यस करेंगे, जिसको दिखाई देता है नॉर्मल व्यक्ति है तो नो कर देंगे। तो 9 और 10 जो है ये जनरली सबका नो रहेगा, जिनको कोई दिक्कत है वो यस करेंगे। और 11 नंबर में मोबाइल नंबर, और फिर 12 नंबर में क्या लिखा है, प्लीज मेंशन आधार नंबर। आधार नंबर जो है वो यहाँ पर डालेंगे। 12 जो सीरियल में है, यहाँ आधार नंबर हिंदी में भी लिखा हुआ है कि इसमें आधार नंबर ही भरना है। हर विद्यार्थी को अपना आधार नंबर तो है ही आज के समय में, तो यहाँ डाल देना है। 13 नंबर क्या कह रहा है कि अगर 12 नंबर में आपका आधार कार्ड नहीं डाल रहे हैं या नहीं है आपके पास, तो 13 नंबर में फिर आपको घोषणा करना होगा। क्या लिखा है इसमें, इफ़ कैंडिडेट हैज़ नॉट गिवन आधार नंबर इन कॉलम 12, अगर आप उसमें नहीं डालते हैं तो देन फॉलोइंग डिक्लेरेशन शुड बी गिवन बाय कैंडिडेट, तब आप डिक्लेरेशन नीचे करिएगा। क्या, और क्या लिखा है, प्लीज नोट दैट एनी रॉन्ग डिक्लेरेशन मेड हियर, अगर कुछ गलती यहाँ पर डालते हैं, लिखते हैं, सूचना गलत देते हैं, मे इनवाइट एक्शन अगेंस्ट द कैंडिडेट, तब कैंडिडेट समझिए कि आमंत्रण कर रहा है कि हमारे ऊपर कार्रवाई करिए। एंड हीज हर कैंडिडेचर may be cancelled due to making false full declaration about non allotment of आधार नंबर, और अगर कुछ और कारण से आप छिपाते हैं तो आपके ऊपर कार्रवाई तो होगी ही, आपका कैंडिडेचर भी, आपका जो पात्रता है परीक्षा देने की वो भी ख़त्म हो जाएगा आधार नंबर नहीं देने का। तो डिक्लेरेशन में क्या लिखना है, आई यानी मैं हियर बाय
डिक्लेयर दैट, यहाँ घोषणा करता हूँ कि आई हैव नॉट इनरोल इन आधार, मैंने इनरोल नहीं कराया है अभी आधार में, यानी आधार कार्ड अभी नहीं बनवाया है। एंड हैव नॉट गॉट एनी आधार नंबर, और इसी कारण से मुझे आधार नंबर अभी नहीं मिला है। आई ऑल्सो अंडरस्टैंड दैट, और मैं ये भी समझता हूँ कि एनी फॉल्स डिक्लेरेशन मेड बाय मी, कोई भी गलत जानकारी मेरे द्वारा दी गई इन दिस रिगार्ड, इस केस में इस तरह से, मे हैव कंसिक्वेंस ऑफ कैंसिलेशन ऑफ माई कैंडिडेचर, तो मेरा कैंडिडेचर कैंसिल हो सकता है, यानी परीक्षा हमको देने से रद्द किया जा सकता है, रोका जा सकता है। तब ये 13 नंबर करना है। अगर आप आधार नंबर डाल दिए तो 13 नंबर में यहाँ पर सिग्नेचर करने की ज़रूरत नहीं है। 14 नंबर में ईमेल आईडी पूछा गया है और ये कंपलसरी है भजना, इसको भरना जरूरी है। हर एक विद्यार्थी को अपना ईमेल आईडी और उसका पासवर्ड याद रखना चाहिए। आपके मोबाइल में ईमेल आईडी खुला रहेगा तो अच्छी बात है। यहाँ पर ईमेल आईडी लिखना है, पासवर्ड नहीं लिखना है। बहुत सारे लोग पासवर्ड भी साथ में लेके घूमते हैं और दिखा देते हैं। फिर 15 नंबर में लिखना है स्टूडेंट्स कैटेगरी। कैटेगरी क्या है? तो जनरली सभी विद्यार्थी रेगुलर होते हैं। एक्स रेगुलर वो हो जाएंगे जो फॉर्म या तो नहीं भरे हैं या फिर फेल हो गए हैं, पिछले साल एग्ज़ाम दिए फेल हो गए, फिर से दे रहे हैं, तो एक्स रेगुलर में हो जाएगा। कंपार्टमेंटल का फॉर्म ये नहीं भरा रहा है, इसलिए ये नहीं जाएगा। और अगर पिछला बार एग्ज़ाम दिए हैं और पास हो गए हैं लेकिन परसेंटेज बढ़िया नहीं है, 55% है, हमको 85 से या 90% चाहिए, तो दोबारा प्रयास कर सकते हैं हम एग्ज़ाम देने के लिए, ये भी हमारे पास है। तो यहाँ पर इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम में ओके करेंगे। क्वालिफाइंग को भी छोड़ देते हैं। मैरिटल स्टेटस में कह रहा है शादी कर लिए या अभी कुंवारे हैं, तो शादी हो गई तो मैरिड में टिक करेंगे, नहीं तो अनमैरिड को टिक करेंगे। कोई एक ही टिक करना है, कोई गलती से दोनों टिक कर देते हैं तो फिर वाटनेट लगाते हैं बाद में। 17 नंबर में लिखा है मैट्रिक क्लास 10 पासिंग बोर्ड्स ने, आपने मैट्रिक पास किया इसके पहले तो किस बोर्ड से पास किया है उस बोर्ड का नाम लिखना है। बिहारी बोर्ड से किए हैं तो BSEB पटना लिख देंगे। अगर CBSE बोर्ड से किए हैं तो CBSE न्यू दिल्ली लिख देंगे। जो भी आपका बोर्ड है आपका मार्कशीट पर लिखा होता है वो यहाँ पर लिख देंगे। और आपका मार्कशीट पर जब बोर्ड का नाम है तो रोल कोड भी होगा, तो रोल कोड भी 18 नंबर में लिखेंगे और 18 नंबर में ही रोल नंबर जो है वो भी लिखेंगे और ईयर जो है यानी किस साल एग्ज़ाम दिए वो भी लिखेंगे। हो सकता है कि 21 में एग्ज़ाम दिए हों, हो सकता है मैट्रिक पास करने के बाद 2 साल पढ़ाई छोड़ दिए हों, ये भी तो हो सकता है। तो डिटेल्स यहाँ पर भरना है। 19 में कह रहा है पूर्ववर्ती समुन्नत कंपार्टमेंटल क्वालिफाइंग कोटि के परीक्षार्थी द्वारा इंटरमीडिएट परीक्षा का विवरण भरा जाएगा। तो जो रेगुलर विद्यार्थी हैं वो 19 नंबर नहीं भरेंगे, लेकिन जो फेल विद्यार्थी हैं कंपार्टमेंटल एग्ज़ाम जो देते हैं या नंबर बढ़ाने के लिए समुन्नत प्रकार का एग्ज़ाम दे रहा है, समुन्नत यानी इम्प्रूवमेंट के लिए, तो वैसे विद्यार्थी पिछली बार इंटरमीडिएट का एग्ज़ाम दे चुके हैं ना, इसलिए वो अपना पिछला एग्ज़ाम का डिटेल्स यहाँ भरेंगे कि पिछली बार जब आपने एग्ज़ाम दिया था तो क्या रोल कोड था, क्या रोल नंबर था, कौन साल एग्ज़ाम दिए थे, वो इसमें भरना है। 20 नंबर में जो अन्य आर्ट्स और साइंस के लिए अलग अलग बातें हैं वो यहाँ पर सब्जेक्ट का मेंशन किया गया है। तो इसमें देखिए बॉक्स बना हुआ है, तो बड़ा बॉक्स जो है कंपलसरी सब्जेक्ट ग्रुप है 100 मार्क्स का, तो इसमें इंग्लिश और हिंदी ही है, यानी कि या तो आप इंग्लिश लिए हैं या फिर हिंदी लिए हैं, तो दोनों इसमें लेते हैं। तो इसमें 2 लैंग्वेज पेपर आप लेते हैं ना, तो पहला जो कंपलसरी सब्जेक्ट ग्रुप 1 है इसमें 2 ही सब्जेक्ट है, या तो इंग्लिश या हिंदी। तो आपने क्या क्या लिया है ये आपको ध्यान में होना चाहिए, रजिस्ट्रेशन कार्ड में भी लिखा हुआ है। या तो जनरली लोग हिंदी इंग्लिश ही लेते हैं, तो अगर इंग्लिश हिंदी लिए हैं तो पहला ऑप्शन आपका क्या है इंग्लिश, तो इंग्लिश को टिक कर दीजिए 105, या हिंदी लिए हैं तो 106। कोड से ज़्यादा दिक्कत नहीं है, आप इंग्लिश ही 1 में टिक कर दीजिए। लेकिन दूसरे कंपलसरी सब्जेक्ट ग्रुप 2 में आपको देखेंगे कि यहाँ पर बहुत सारा सब्जेक्ट है, तो दूसरा सब्जेक्ट आपने क्या लिया है ये रजिस्ट्रेशन कार्ड में भी आपका मेंशन होगा, तो वही यहाँ पर डालना है।
उधर मान लीजिए जनरली हर एक जो विद्यार्थी का है, मैक्सिमम विद्यार्थी का, तो उधर इंग्लिश डाले हैं तो यहाँ पर हिंदी में टिक लगा दीजिए, उधर हिंदी में टिक लगाए हैं तो यहाँ इंग्लिश में टिक लगा दीजिए। इसके अलावा कुछ मुस्लिम भाई हैं तो वो उर्दू में टिक लगाएंगे, उर्दू लिए होंगे। कुछ मैथिल विद्यार्थी होंगे दरभंगा साइड के तो मैथिली में टिक लगाएंगे। कोई संस्कृत लिए होंगे वो टिक लगाएंगे। यानी जो जिसने सब्जेक्ट लिया है वो टिक लगाएंगे। और ये ऐसा नहीं कि रेशन कार्ड में कुछ लिए हैं और यहाँ कुछ और ले रहा है, ऐसा नहीं होगा, जो सेम होगा। तो ये दोनों मिला करके 100 का हो गया, 200 मार्क्स का। उसके बाद 3 सब्जेक्ट जिसको इलेक्टिव ग्रुप कहते हैं, इलेक्टिव सब्जेक्ट ग्रुप, इसमें 3 चुना होता है। तो 3 चुनना होता है तो कौन कौन? तो जनरली जो मैथमेटिक्स वाले विद्यार्थी हैं वो पीसीएम चुनते हैं। तो फिजिक्स हो गया 117, केमिस्ट्री हो गया सी 118 और मैथमेटिक्स हो गया 121। इसके अलावा जो बायोलॉजी ग्रुप के होंगे वो 121 मैथमेटिक्स नहीं चुनेंगे, वो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी चुन लेंगे। 3 सब्जेक्ट हो गया, तीनों से यहाँ चुन सकते हैं। कोई एग्रीकल्चर लिए होंगे तो वो 120 चुनेंगे। तो अगर आप मैथ और बायोलॉजी दोनों लिए हैं तो भी यहाँ पर आपको बायोलॉजी ही चुनना होगा, क्योंकि 300 ही टोटल चुन सकते हैं इसमें इलेक्टिव ग्रुप में। तो बायोलॉजी चुन लिए। मैथमेटिक्स एक्स्ट्रा होता है, तो ये जो नीचे है ये इस ग्रुप में से आप यहाँ एक्स्ट्रा सब्जेक्ट ले सकते हैं। तो जो बायोलॉजी लेते हैं वो एडिशनल में क्या लेंगे? तो वो लेंगे मैथमेटिक्स। लेकिन आप और भी सब्जेक्ट ले सकते हैं, लेकिन वहाँ पर आप फिजिक्स लिए हैं तो इधर एक्स्ट्रा फिजिक्स नहीं ना लेंगे। इसलिए जनरली जो कल्चर में हमारे यहाँ है वो मैथमेटिक्स लेने का रिवाज है। लेकिन और भी सब्जेक्ट यहाँ पर जो दिख रहा है ये सब भी ले सकते हैं, यही इसका अर्थ है। नोट में देखिए क्या दिया हुआ है। अभी जो हम टाइप बताए रेगुलर और एक्स रेगुलर इम्प्रूवमेंट, उसके बारे में समझाया गया है कि समुन्नत कौन प्रकार है। इसके बारे में क्या क्या पहले 1 नंबर पढ़ लेते हैं। कंप्यूटर साइंस एंड मल्टीमीडिया एंड वेब टेक कांट बी इंटरचेंज स्वैप्ड विद एनी अदर सब्जेक्ट। यानी ये सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस और मल्टीमीडिया दूसरे के साथ बदल नहीं सकते हैं। इसकी बात खत्म हो गई। दूसरा है समुन्नत परीक्षार्थी के रूप में शामिल होने के इच्छुक वर्ष 22 के उत्तीर्ण परीक्षार्थी जिस विषय में अंक सुधार हेतु परीक्षा में सम्मिलित होना चाहते हैं उस विषय को टिक करें। अब देखिए अभी जो हम बात किए कि पिछली बार आप एग्ज़ाम दिए हैं 22 में और नंबर परसेंटेज कम है, तो अगर पूरा नंबर बढ़ाना चाहते हैं तो आप हर एक सब्जेक्ट का एग्ज़ाम दे सकते हैं चाहें तो। ये चारों इससे भी, इस ग्रुप से भी कम आपको ग्रुप 1, ग्रुप 2 और इलेक्टिव ग्रुप से भी दे सकते हैं। लेकिन आप अगर चाहते हैं कि मेरा इंग्लिश में एग्ज़ाम ख़राब हो गया है तो सिर्फ इंग्लिश का भी एग्ज़ाम दे सकते हैं। आपका हो सकता है कि फिजिक्स का रिजल्ट ख़राब हुआ, फिजिक्स में बहुत कम नंबर आया, सब में तो बढ़िया नंबर था, फिजिक्स से ख़राब था, तो सिर्फ फिजिक्स में टिक लगा सकते हैं। तो यानी कि जिसमें टिक लगाएंगे उसी का एग्ज़ाम होगा। तो समुन्नत प्रकार के जो विद्यार्थी होंगे इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम देने वाले, उनके पास ये छूट रहेगा कि वो 1 पेपर या 5 पेपर एग्ज़ाम दे सकता है, जिसमें टिक लगाएंगे उसी का एग्ज़ाम होगा। दूसरा में लिखा है कि चूँकि पूर्ववर्ती यानी एक्स रेगुलर जो है कोटि के परीक्षार्थी द्वारा चयनित विषय उनके सूचीकरण प्रमाण पत्र में पूर्व से ही संधारित है, इसलिए इस परीक्षा आवेदन पत्र में इन कोटि के परीक्षार्थी को विषय चयन करके भरने की आवश्यकता नहीं है। यानी कि एक्स रेगुलर जो विद्यार्थी हैं उनको ये सब्जेक्ट डालने की ज़रूरत नहीं है, चुनने की, इसको टिक लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि वो फेल हैं तो पहले से उनका विषय चयनित है कि इस विषय में फेल है। उनको रोल नंबर यहाँ पर तो डाला ही गया फेल वाला विद्यार्थी का 19 नंबर में, तो इसलिए यहाँ पर सब्जेक्ट टिक लगाएंगे ये कोई जरूरी नहीं है, ये समझाया गया है। और 3 नंबर कह रहा है कि चूँकि कंपार्टमेंटल कोटि के परीक्षार्थी के अनुत्तीर्ण विषय या विषयों का विवरण समिति के पास उपलब्ध है, इसलिए उन्हें भी इस आवेदन पत्र में विषय भरने की आवश्यकता नहीं। अगर आप कंपार्टमेंटल सेलेक्ट करते हैं, कंपार्टमेंटल वाला पद सेलेक्ट करते हैं कि आप दे रहे हैं, तो इसका मतलब है कि 1 या 2 पेपर में आप फेल हैं, तो ऐसे में फिर सब्जेक्ट का टिक लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। जिसमें फेल हैं उसका एग्ज़ाम दे दीजिए। 21 में कह रहा है कि आप अपना एड्रेस दीजिए, ये भरना कंपलसरी है, अपना घर वाला एड्रेस ही देना है। और उसके बाद नीचे कह रहे हैं घोषणा है, और ये शपथ एक तरह से हुआ कि प्रमाणित किया जाता है कि इस आवेदन पत्र में दी गई सूचनाएं पूरी तरह से सही एवं शुद्ध है, यानी कि हम जो सूचना दे रहे हैं इसमें कोई गलती नहीं है।
और इसमें कहीं पर भी किसी प्रकार के संशोधन की भी आवश्यकता नहीं है, यानी कि सब सही कर दिए हैं, अब सुधार करने के लिए कोई ज़रूरी नहीं है। जो भी सुधार एवं संशोधन थे सब करा लिए गए हैं, यानी कि अब कोई शिकायत नहीं है कि कुछ गलती है। और इसमें सिग्नेचर ऑफ पेरेंट और गार्जियन का सिग्नेचर होगा पहला बॉक्स में। दूसरा में स्टूडेंट सिग्नेचर इन हिंदी में सिग्नेचर करेंगे विद्यार्थी। तीसरा में स्टूडेंट सिग्नेचर इन इंग्लिश में सिग्नेचर करेंगे, यानी कि तीनों बॉक्स ऊपर का जो है एक गार्जियन और दो विद्यार्थी करेंगे हिंदी और इंग्लिश में। बॉक्स के अंदर ही होना चाहिए, ये कंपलसरी है। जब आप कर देंगे तब नीचे प्रिंसिपल का साइन होगा, ये बाद में भी कर लिया जाएगा। प्रमाणित किया जाता है कि ऊपर दिए गए सभी विवरण का मिलान महाविद्यालय +2 के सभी अभिलेखों से पूर्ण रूप कर लिया गया है। तदनुसार उक्त परीक्षार्थी का परीक्षा पत्र स्वीकार किया जाए, यानी कि इसको भरने का जो आपने प्रयास किया, आप शपथ ले ही लिए, तो नीचे में प्रिंसिपल का भी सिग्नेचर और मुहर लग जाएगा, सिग्नेचर एंड सील ऑफ द प्रिंसिपल। अब चलते हैं, ये तो साइंस वाला का देखें, इसी तरह का आर्ट्स वाले का भी है, तो उसको भी देख लेते हैं और लगभग सेम ही रहेगा, फिर भी एक दिखा देते हैं आपको। यही है आर्ट्स वाले का, इसका भी 2 पेज में आपको फॉर्म दिखेगा। यही फॉर्म आप साइबर कैफ़े से ले भी सकते हैं, अपने से भी प्रिंट करा सकते हैं। तो इसमें भी आप देखेंगे कि लिखा हुआ है फैकल्टी आर्ट्स, यानी कि ये आर्ट्स वाले का है, और सारा विवरण जो आपको बताए वही सेम सब कुछ है। तो वैसा ही जो समझाए वही समझ लेना है, यहाँ पर आधार नंबर वगैरह डाल देना है, सब कुछ वैसा ही है, ईमेल आईडी, कैटेगरी वगैरह, मैरिटल स्टेटस, मैट्रिक का डिटेल्स, और उसी तरह का कोटी भी है, जो आप कोटी बता रहे थे आपको कि आप मैट्रिक में पास हुए थे, फेल हुए थे, या अच्छा नंबर करना चाहते हैं, इस कैटेगरी का। और 19 नंबर में अगर आप पहले एग्ज़ाम दे चुके हैं तो डिटेल्स भरना है। 20 में सब्जेक्ट चुनना है, तो जो फेल पास हैं उनको सब्जेक्ट चुनने की ज़रूरत नहीं है, रेगुलर वाले चुनेंगे। और यहाँ वही समझाया गया, जिस तरह से उस फॉर्म में समझाया गया है, यहाँ भी वैसे घोषणा है। और यहाँ पर सारे सिग्नेचर होने के बाद लास्ट में प्रिंसिपल साहब का सिग्नेचर होगा। अंतर क्या है साइंस और आर्ट्स वाले में? तो आप देख रहे होंगे कि सब्जेक्ट ग्रुप जो है पहला और दूसरा वो तो सेम है, ये इलेक्टिव पेपर का सब्जेक्ट अलग अलग है, यही अंतर हो जाता है। फिर एडिशनल सब्जेक्ट में भी आपको अंतर दिखेगा। आर्ट्स में तो बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, इन सभी सब्जेक्ट का अपना कोड है। और इस तरह से अभी बिहार बोर्ड कितना सब्जेक्ट की पढ़ाई कर रहा है इलेक्टिव में? म्यूजिक, होम साइंस, फिलॉसफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, यानी कि 4 4 8 तो 10 सब्जेक्ट का। तो इन्हीं को ध्यान में रखते हुए अलग फॉर्मेट बनाया गया है, और कटिंग ना करना पड़े इसलिए। तो हम मेरे ख्याल से हमको लगता है कि हमने सारी जानकारी आपको दे दी फॉर्म भरने का। तो ये फॉर्म भर करके इसके साथ रजिस्ट्रेशन कार्ड का एक कॉपी लगा दीजिएगा, और काउंटर पर जाएंगे तो वहाँ आपको जितना फ़ी लगना है, वो अलग अलग कैटेगरी का अलग अलग फ़ी है, वो रेट हमारे पास नहीं है, नहीं तो वही बता देते। तो आपको काउंटर पर उसका पेमेंट करना होगा, या लिंक लेकर के बाहर में साइबर कैफ़े से पेमेंट करना होगा, या अपने से भी ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं, फिर ये जमा हो जाएगा। तो ये नोटिस जो है अभी डाला नहीं गया है इसका, लेकिन ये मंडे से कार्य शुरू हो जाएगा, क्योंकि कल तो आपका विश्वकर्मा पूजा है, परसों संडे है, छुट्टी है, तो मंडे से ही ये काम होगा। अभी फ़िलहाल 25 तारीख तक डेट दिया गया है, आगे भी डेट बढ़ सकता है। 11 तारीख से फिर आपका वो होगा सेंटअप टेस्ट। कुछ सूचनाएं आ रही थी कि सेंटअप टेस्ट तो बाद में भी होगा, लेकिन फिर विरोध भी हो रहा था बहुत लोगों का कि भाई टेस्ट पहले हो जाएगा और फॉर्म बाद में भरेंगे, तो इसलिए ये दिक्कत है। अभी आपको ये बता दूं कि फॉर्म भरने के साथ साथ आपका एडमिशन भी हो जाएगा। धन्यवाद।